नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद नेटवर्क मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि संवाद नेटवर्क मंच पर विभिन्न राजनीतिक विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज भी उसी कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चा हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। संवाद नेटवर्क मंच पर आज की चर्चा है गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के संदर्भ में। आप जानते हैं कि आज गुजरात विधानसभा चुनाव का प्रथम चरण का मतदान हो रहा है और किस तरह से मतदाताओं के मन में क्या विषय हैं, क्या प्रश्न हैं, क्या मुद्दे उनके सामने हैं, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पैनल हमारे इस चर्चा में जुड़ा हुआ है। तो आज की चर्चा की शुरुआत से पहले और अतिथियों का परिचय कराने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं और साथ ही सभी से आग्रह करता हूं कि संवाद चैनल को सब्सक्राइब कर अपना समर्थन हमें देते रहिए और साथ ही अपने जो सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं चर्चा और अपने अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं संवाद नेटवर्क मंच पर और उनका परिचय मैं आपसे कराता हूं। हमारे साथ हैं हिमांशु बयानी जी जो सीधे गुजरात राजकोट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गुजरात की पल पल की जानकारी चुनाव को लेकर वह हमें देंगे। किस तरह का गुजरात में वर्तमान में अपडेट है, किस तरह का मतदान प्रतिशत हो रहा है और मतदाताओं का रुझान क्या वह देख पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं कि गुजरात के मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है, कि गुजरात में जो राजनीति है वह किस दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो हिमांशु से जानते हैं इन सब विषयों पर। साथ ही हमारे साथ निर्मल गुप्ता जी जुड़े हुए हैं जो कि बहुत ही बड़े साहित्यकार हैं और व्यंग्यकार के तौर पर उनकी प्रसिद्धि है। राजनीति को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, बहुत अच्छी तरह से परिभाषित करते हैं। उनसे भी जानेंगे हम गुजरात के मतदाताओं के मन में इस समय क्या वह समझ पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, किस तरह से गुजरात की राजनीति किस दिशा में जा रही है। तो आइए चर्चा की शुरुआत सबसे पहले करते हैं हिमांशु जी से। और हिमांशु जी, जैसे कि गुजरात में आज प्रथम चरण का मतदान हो रहा है, वह आपको किस दिशा में जाता दिखाई देता है? आपको क्या लगता है गुजरात के मतदाताओं के मन में इस समय क्या कौन से प्रश्न चल रहे होंगे, कौन से मुद्दे उनके मन मस्तिष्क पर हावी होंगे जो कि गुजरात के चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं? हिमांशु जी। प्रतिशत मतदान यहाँ पे गुजरात में होने की बात अभी तक आ रही है। अभी एक आध घंटा बाकी है, तो एक आध घंटे में कितना होगा यही हमको देखना पड़ेगा। और गुजरात में हालांकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से ही होते हैं, कभी कभार छिटपुट घटनाएं होती है। तो गोंडल सीट पे दो गांव, एक डाड़िया करके एक गांव है और एक जामवाड़ी, वहां पे कुछ छिटपुट वारदातें, हिंसा आमने सामने बोलना, वैसा कुछ मारामारी तो नहीं हुई है, ऐसी बातें सामने आ रही है। और पालीताना जो कि भावनगर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे कुछ आम आदमी पार्टी और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच कुछ झड़पे हुए, ऐसी बात आ रही है। बाकी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है गुजरात में। और वोटिंग बूथ पर जिस तरीके से अपने मतदाता जो अपना मत देने गए हैं, उनको जब टीवी में और डिजिटल मीडिया में मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से पत्रकार प्रश्न पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मिक्स बैग ऑफ रिएक्शंस आ रही है कि कई लोग विकास और प्रगति की जो राजनीति है उसको वोट देना चाहते हैं, कई लोग परिवर्तन की राजनीति को वोट देना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक्स को लेके, और कई लोग जो है वो उस गुजरात जिस तरीके से बना है इतने सालों में, या देश जिस तरीके से इतने सालों में बना है, तो वो वाली जो सोशलिज्म वाली राजनीति है उसको मत देना चाहते हैं। तो एक मिक्स बैग ऑफ रिएक्शन है। और जो वोटर्स का रिएक्शंस जो आ रहे हैं, ये देखते हुए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुकाबला त्रिकोणीय बिल्कुल है। और आज एक अच्छी खबर ये है कि बहुत सारी शादियां हैं, तो शादी के जोड़ों में आपको बहुत सारे जोड़े देखने को मिले जो अपना मतदान देने गए थे पोलिंग बूथ पे। और मेरे ख्याल से गुजरात में शांतिपूर्ण तरीके से अभी मतदान चल रहा है। जैसे ही दिन खत्म होता है, आंकड़े आते, तो मुझे लगता है कि 70% तक जाने की संभावना है। शायद पोलिंग बूथ खुले भी रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से टेक्निकल फॉल्ट की जो बात आई ईवीएम्स में, वो रिप्लेस किया, वो टाइम जो गया है, तो वो टाइम मुझे लगता है आपको मतदाताओं को देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शाम होते होते मुझे लगता है 65-70% तक की मतदान की खबरें आ सकती है। गुजरात का जो प्रथम चरण है जिसमें 70% के आसपास मतदान, हाँ, गुजरात का जो प्रथम चरण है जिसमें 89 सीट्स, खास करके सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात में जिस तरीके से मतदान हो रहा है फिलहाल, उसमें दो बड़े शहर है। सूरत एक बड़ा शहर है और राजकोट एक बड़ा शहर है। गुजरात के जो 4 बड़े शहर है उसमें 2 शहर उस तरीके से उसकी जो रुझान है वो देखने पड़ेंगे कैसे आते, क्या आता है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि 70% तक उम्मीद है कि जिस तरह से मतदान का जो प्रतिशत चल रहा है, जिस तरह से लोग मतदान करने आ रहे हैं, उससे लगता है कि 70% के आसपास मतदान हो सकता है। और आपने बड़ी अच्छी बात बताई, शादी का भी दिन है और ऐसे में वैवाहिक जोड़े जो बिल्कुल आज जिनकी विवाह है वो भी मतदान करने को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। और हम भी संवाद इंडिया के मंच पर सभी से आग्रह करते हैं कि ज्यादा ज्यादा लोग मतदान करें और लोकतंत्र का जो उत्सव है उसको बड़े उल्लास के साथ मनाएं, अपने मतदान का उपयोग करें जिससे आपकी मन की सरकार बन सके। तो मैं अब निर्मल जी के पास आता हूँ। निर्मल जी, जैसे आपने सूची की बात सुनी
उन्होंने बताया किस तरह से वहां पे मतदान हो रहा है, किस तरह का प्रतिशत की संभावना व्यक्त की, और साथ ही उन्होंने एक बात हो गई त्रिकोणीय मुकाबला, उन्होंने त्रिकोणीय मुकाबला गुजरात विधानसभा में इस बार हो रहा है। तो त्रिकोणीय मुकाबले में किसको फायदा किसको नुकसान आप देख रहे हैं? सत्ताधारी पार्टी भाजपा को फायदा हो सकता है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को फायदा हो सकता है, किसका नुकसान किसका फायदा आप क्या देख रहे हैं? आपका क्या कहना है निर्मल जी? देखिए 89 सीट्स पे आज पोलिंग हो रहा है और अभी 5 बजने में 15-20 मिनट बाकी है और अभी तक मुझे ऐसा लगता नहीं कि अब की बार पोलिंग 70% तक पहुंच पाएगी, क्योंकि जिस गति से मतदान हुआ है आखिर में एकदम से भीड़ उमड़ पड़े वो तो फिर एक बात अलग है। और जितने लोग पोलिंग उस पर बूथ पे पहुंच जाते हैं 5 बजे से पहले पहले उनकी लाइन लगा के उन्हें पर्ची बांटी जाती है और वो उनके वोट डलवाए जाते हैं, फिर वो वोट चाहे 6 बजे तक भी पड़े। तो खैर एग्जैक्ट फिगर तो बाद में पता चलेगी। जो इलेक्शन कमीशन की जो फिगर बता रहा है 3 बजे तक की, वो कुल 48.8% की बात बता रहा है, यानी कि 49% के आसपास। और बाकी के 2 घंटे में 20% वोट पड़े तो पड़ भी सकते हैं, तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। ये त्रिकोणीय संघर्ष है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं। आप पार्टी 88 जगह पे अपना उम्मीदवार लड़ाए हुए है और ये दोनों कांग्रेस और बीजेपी के 89 कैंडिडेट है। दोनों मतलब हर जगह है, ये लोग मौजूद हैं। एक आप वाला जो था वहां से सूरत से अपना नॉमिनेशन के बाद अपना वो वहां से वापस ले लिया उसने, इसलिए वहां आप जो है सिर्फ 88 जगह पे चुनाव लड़ रही है। पर अभी ये त्रिकोणीय संघर्ष होने की वजह से ये अंदाजा लगा पाना, ये जो हिमांशु जी है इनको तो पता होगा, ये गुजरात पे वहां की नब्ज को पहचानते होंगे, पर यहाँ बैठ के ये अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है कि एग्जैक्टली वहां इस त्रिकोण की वजह से किसको कौन सी पार्टी को कितना नुकसान और कितना फायदा होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, क्या ये जो यक्ष प्रश्न है, क्या आप वहां पर अपने लिए कोई जगह ढूंढ पाएगा या कोई कुछ उसके उम्मीदवार कुछ जगह पा पाएंगे, या वो सिर्फ वो अपनी उपस्थिति ही दर्ज करा पाएगा, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। और हिमांशु जी ने बहुत सारी बातें बताई और गुजरात थोड़ा बहुत मैं भी कई बार अहमदाबाद गया हूँ, पर मुझे गुजरात के बारे में अच्छे से पता है कि गुजरात में बहुत शांत किस्म के लोग हैं और वो हमारे इधर यूपी में पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम लोग बैठे हैं, यहाँ की तरह से लोग वहाँ के झगड़ालू प्रवृत्ति के नहीं है, बहुत ही सीधे और सज्जन लोग होते हैं। और वहाँ यदि थोड़ी बहुत भी झड़प की खबर आ रही है तो ये भी कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। पर अभी तो राजनीति है, इसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता। पर मोर और लेस देखिएगा आप कि पहले चरण में भी और दूसरे चरण में भी मतदान शांतिपूर्वक ही होगा। तो मेरा तो यही अंदाजा है कि फिलहाल जब तक की चीजों को ठीक से देखा परखा ना जाए, एकदम से कोई भी गैस वर्क अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। और बाकी हिमांशु जी तो चूंकि राजकोट में मौजूद है, इनको बेहतर पता होगा। जी बिल्कुल सही कहा कि हिमांशु वहाँ के एकदम से पर देख रहे हैं कि मतदाता किस तरह से सोच रहे हैं और किस तरह का रुझान है, वह कहीं ना कहीं मतदाताओं के मन का टोटल में सफल भी रहे। तो हिमांशु जी का मैं पुनः आता हूँ। हिमांशु जी, जैसे कि निर्मल जी ने कहा कि जो मतदान का प्रतिशत को लेकर कुछ आशंकाएं उनके मन में है, लेकिन साथ ही जो मुख्य मुद्दे हैं इस समय मतदाताओं के मन पर, कौन सा मुद्दा इस समय ज्यादा प्रभावित कर रहा है मतदाताओं को? या मोरबी भी है, और मोरबी की अगर विधानसभा का गणित देखें तो पिछली बार कांग्रेस को अच्छा खासा फायदा मोरबी में मिला। क्या कुछ बदलाव दिख रहा है या जस की तस आपको दिखाई देती है? मोरबी का जो हादसा है कुछ मतदाताओं के मन को प्रभावित कर रहा है, क्या आपका मानना है इस बारे में हिमांशु जी? देखिए, जैसे ही चुनाव शुरू हुआ और चुनाव मतलब अपना 2 घंटे या 3 घंटे के बाद कई सारे वीडियो मतलब ऑडियो कॉल्स वायरल हुए हैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप के लोगों के बातचीत करते हुए मोरबी के मुद्दे के बारे में, मोरबी के हादसे बारे में उसमें बातचीत है, तक्षशिला कांड जो सूरत में होता उसके बारे में बातचीत है, लट्ठा कांड जो हुआ, जो हुच ट्रेजेडी, देशी शराब पी के लोग मर गए, उसके बारे में बातचीत है। तो कहीं ना कहीं ऐसे कॉल्स वायरल हुए हैं, ऐसी बातें आ रही है। जब जैसे मैंने आपको बताया कि डिजिटल और सोशल और टेलीविजन मीडिया पे मैं जिस तरीके से फॉलो कर रहा हूँ समाचार और खबरें, लगातार मैं सुबह से आज लाइव हूँ कहीं ना कहीं बैक टू बैक, और साथ ही साथ समाचारों पे भी मतलब जो एक बैक स्पेस मिल जाता है। जैसे साहब अभी बात करें तो मैंने अपना माइक म्यूट करके थोड़ी बहुत खबरों पे देख लिया कि क्या हो रहा है, तो उस तरीके से मैं खबरें भी देख रहा हूँ। तो एक
मतलब मिक्स बैग आ रहा है ऑफ रिएक्शंस। कई लोग हैं वो प्रगति और विकास की जो राजनीति है उसको अपना मत देना चाहते हैं, कई लोग बोलते हैं कि परिवर्तन चाहिए, 27 साल हो चुके हैं, तो वो उसका मत उस तरीके से लगाना चाहते हैं, और कई लोग बोल रहे हैं कि जिस तरीके से चल रहा था, तो जो सोशलिज्म था बेसिकली एक आपको रोटी कपड़ा मकान की जो बात थी वो बराबर थी, तो वो उनको वोट देना चाहते हैं। तो तीन पार्टी के एजेंडा क्लियर है, और मतदाताओं के मन से ये बात आ रही है मिक्स बैग है। हालांकि कैसे ये कन्वर्ट होगा वोट्स में, क्या होगा, कितना कौन शेयर ले जाएगा, ये तो मुझे लगता है 8 तारीख को जब ईवीएम्स खुलेंगे, दूसरे चरण में क्या परिस्थितियां बिल्टअप होती है तब जाके पता चलेगा। फिलहाल क्या है, देखिए, अगर आप मैं अपनी मतलब खिड़की बंद करके बैठा हूँ लेकिन खुली उस तरीके से कि कांच से आप प्रकाश देख रहे हो, तो दिन पूरा मतलब विंटर सीजन है, जाड़े के दिन है, तो दिन अभी बस खत्म होने जा रहा है, साथ ही साथ वोटिंग भी खत्म हो जाएगी। तो 45-55% की जो बात आ रही है उसमें कैसे बिल्टअप होता है 70 तक ले जाने के लिए, बहुत सारी आशंका है बहुत सारे लोगों के मन में। पर मैंने जैसे आपको बताया कि कई जगह से टेक्निकली ईवीएम खराब होने की खबरें आई थी, तो वो जो रिप्लेसमेंट में जो टाइम लगा है, जो भी उसको वो टाइम आपको वोटर्स को देना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि 1 घंटा लगे, तो 1 घंटा वोटर वहां पे खड़ा है, वो 1 घंटा आपका ईवीएम टेक्निकली खा गया है, तो आपको वो मतलब जो भी वोटर अगर लास्ट में आता है तो देना पड़ेगा उनको। तो मुझे लगता है वो चीजें कैसे तंत्र एडजस्ट करता है, क्या करता है। पर पिछली बार 2017 में जैसे पाटीदारों का फैक्टर था और ये सब था, तो पोलिंग बहुत देर तक चली थी। तो मुझे लगता है इस बार भी 1-2 घंटा मुझे लगता है कि पोलिंग देर तक चलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग होता क्या है गुजरात में और खास करके सौराष्ट्र जहाँ पे इलाका है, वहाँ पे लोग दोपहर को सो जाते हैं, एक सिएस्ता का कल्चर है यहाँ पे। तो दोपहर को सो के वो 4 बजे चाय वाय पी के जाएगा। तो अभी मुझे लगता है थोड़ा मतलब जो 70% तक की जो बात आ रही है वो शायद 65-70 के बीच जाके आंकड़ा अटकेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि अभी लोग बाहर निकलते थोड़ा, वैसे भी क्या बोले, जाड़े के दिन है, तो दोपहर का अगर गरम गरम खाना खाया है तो थोड़ी नींद आ जाती है, तो उस तरीके से है। और लोग यहाँ पे दोपहर को सो जाते हैं, देर रात तक काम करते हैं, तो सुबह जल्दी पोलिंग बूथ पे नहीं जा सकते, तो अभी जाएंगे। तो अभी देखते हैं सौराष्ट्र कच्छ ये इलाका जो है फर्स्ट फेज में, तो ये उसकी एक खासियत है यहाँ के लोगों की। तो इस खासियत की वजह से भी आपका टर्न अराउंड लास्ट मोमेंट पे बढ़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। देखिए क्या होता है, कैसे होता है, बट वेट एंड वॉच जैसा मामला है। क्योंकि जब सुबह हुआ तो 5% दिया, पहले 1 घंटे का 5% दिया था, तो सुबह जल्दी कोई जाता नहीं है, ये बात। सिवाय की दूर दराज के गाँव में वहाँ पे किसान सुबह जल्दी जाता अपने खेत पे या जो भी करना है, तो वो जल्दी चले जाते हैं। लेकिन शहरों में ज्यादातर 9-10 बजे के बाद पब्लिक, तो बाद में धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ा है 9-10 बजे के बाद। तो वेट एंड वॉच कीजिए किस तरीके से डेवलप होता है। बाकी शादियां भी है ना, शादियां बहुत सारी है, तो शादियों में भी लोग मतलब वहां से भी कैसे फ्री होते हैं, कैसे जाते हैं, वो भी देखना पड़ेगा। वो शादी की वजह से भी कहीं ना कहीं आदमी क्योंकि व्यस्त रहते हैं कार्यक्रमों में, तो वह उस हिसाब से अपने टाइम टेबल भी निर्धारित करते हैं कि किस समय और समय निकालेंगे। तो निर्मल जी, जैसे ही आपने हिमाचल जी को सुना, जो मुद्दे हैं वह कहीं ना कहीं अलग अलग तरह से सामने आ रहे हैं निकल के। कोई विकास की बात कर रहा है, कोई दूसरे मुद्दों की बात कर रहा है, कोई जन समस्याओं की बात कर रहा है। तो विभिन्न तरह के मुद्दे इस समय सामने आ रहे हैं, मतदाताओं के मन को भी वह अलग अलग तरह से प्रभावित कर रहे हैं। तो ये जो आंकड़ा, जैसे आपने कहा था कि त्रिकोणीय मुकाबला आपको दिख रहा है, तो त्रिकोणीय मुकाबले में आप क्या किसी पार्टी के पास बहुमत ज्यादा दिख रहे हैं, या कुछ ना कुछ बहुमत के आसपास चुनाव अटकता दिखाई दे रहा है आपको, निर्मल जी? नहीं, इसमें बहुत मोटा यदि अंदाजा लगाया जाए तो मुझे तो स्पष्ट रूप से बीजेपी को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, और ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि कांग्रेस जो है वो सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी। पर हो कुछ भी सकता है, जैसा कि हिमांशु जी ने कहा, ये तो पता तो अल्टीमेटली जिस दिन ईवीएम खुलेगी उसी दिन लगेगा। हाँ, तो ये तो मेरी गट फीलिंग है, और इसको आप सीधा कह दीजिए कि एक अंदाजा है कि ऐसा होगा। पर होगा क्या ये तो एग्जैक्टली नहीं पता। पर ये जो हिमांशु जी ने दोपहर की नींद वाली बात कही, ये बड़ी दिलचस्प है। ये इससे ये पता लगता है इस राज्य के बारे में कि यहाँ बेहद सुलझे हुए और संपन्न किस्म के लोग हैं, जब मतलब बहुतायत में है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी लोग संपन्न हो, बहुतायत में। और उनकी लाइफ स्टाइल काफी मतलब जैसे कहते हैं शांत किस्म की और सौम्य किस्म की है। वरना अभी जैसे हम मेरठ में बैठे हैं, यहाँ दोपहर की नींद के बारे में यदि आप किसी से कहेंगे तो आधे बंदों को तो इस बारे में पता ही नहीं है कि दोपहर में कहीं सोने का भी कोई कंसेप्ट होता है। ये वैसे भी हम लोगों का शहर जो है ना, ये अराजक किस्म का शहर है। ये गुजरात जैसा अनुशासन यहाँ पर
दूर दूर तक कहीं नहीं है। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है जब हम दूर जैसे वहां बैठे हुए लोगों से बात करते हैं, तो काफी काफी बात आती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे गुजरात में पैसा जो है वो ज्यादातर जमीन के सट्टे या शेयर बाजार से आता है, तो पब्लिक बहुत मेहनत नहीं करती है। तो उस तरीके से वो मतलब खा पी के अब रात को आएंगे तो रात को खाना खा के लोग बाहर ठेलों पे खाना खाने जाते हैं। रात को 2-2 बजे तक यहाँ रेडी रेकड़ियां खुली रहती है, हाईवे पे ढाबे खुले रहते हैं। तो मतलब दोपहर को सो जाते हैं अपना। तो देखिए यही है गुजरात में, और खास करके सौराष्ट्र कच्छ में अगर किसी मार्केटिंग वाले को जॉब मिलती है तो सबसे बड़ी चैलेंज उसकी ये है, क्योंकि उसको दिन काम करने के पूरे 2 दिन मिलते हैं, सोमवार और मंगलवार। मतलब मंगलवार जो इंडस्ट्रीज का बुधवार है वो संडे है, तो उसको मंगलवार संडे जैसा हो जाता है। गुरुवार जो है वो इंडस्ट्रीज के लिए मंडे जैसा है, फ्राइडे वीकेंड आ जाता है, सैटरडे संडे कोई काम मतलब उस तरीके से गवर्नमेंट ऑफिस बंद रहता है। तो मार्केटिंग वाला मिलेगा तो कब मिलेगा लोगों को, और अपना टारगेट कब अचीव करेगा, ये प्रॉब्लम होती है। बाजार में लोग इस आसानी से मिलते नहीं, सुबह आते हैं 10 बजे, 1:30 बजे तक बैंकिंग का काम खत्म करके खाना खाने घर चले गए, 4-4:30 बजे तक सो लिए। यहाँ पे दोपहरी अखबार जो होते हैं, इवनिंगर्स जिसको बोलते हैं, सबसे बड़ी तादाद मैं जहाँ पे बैठा हूँ इवनिंगर्स, क्योंकि लोग जब तक ऐसी धड़ाके भड़ाके वाली खबर ना पड़े और थोड़ी एक कप चाय ना पी ले, तब तक वो टेम्परामेंट में नहीं आता है बंदा काम करने का। क्या बात जो सो के उठा है 2 घंटे, ये सब चीजें हैं। तो ये सब चीजें हैं, तो वेट एंड वॉच कीजिए। लेकिन प्रजा सुखी संपन्न इसलिए है कि एक स्पेक्युलेटिव माइंडसेट है, लोग ज्यादातर पैसा शेयर बाजार से, इन्वेस्टमेंट से, मतलब मोरलेस संपन्नता है। हाँ, उस तरीके से पैसा कमाते। नौकरी करने नहीं जाना है बहुत सारे लोगों को, तो वो अपनी एक सुखी संपन्न लाइफस्टाइल उस तरीके से जी रहे हैं। बात क्या है कि लोग यहाँ पे मतलब सुलझे हुए से भी ज्यादा क्या है, बहुत आराम प्रिय लोग हैं, और शांति से मतलब काम करना है तब काम कर लेते। ऐसा नहीं है जब दोपहर को सो गए तो रात को काम है, फैक्ट्री में शटडाउन है या कुछ हुआ तो रात जाग के भी वो काम कर लेगा बंदा, वो बात नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है कि बहुत मतलब सुलझे हुए शांति से जाने वाले लोग हैं। अराजकता सब जगह पे, खाली मेरठ में नहीं, अराजकता सब जगह पे है फिलहाल, खाली मेरठ में ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्राइम भी इतना है, और क्राइम यहाँ पे भी मतलब ऐसा है, यहाँ पे पैसे के लिए क्राइम नहीं होता है, यहाँ पे ऑनर के लिए क्राइम होता है। तो एक ने किसी के सामने देख लिया तो बोलेगा क्यों देखा, और वो मतलब हो जाता है, ऐसा है सब। क्या वास्तव में भाई अलग अलग जगह का अलग अलग परिवेश है, अलग अलग संस्कृति है, और उसी के अनुसार लोगों का जीवन यापन है। आर्थिक रूप से समृद्ध राज्य रहा है गुजरात, और उसी तरह से वहाँ के लोगों का जीवन यापन भी है। सौराष्ट्र कच्छ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ का जो भूगोल है वो आप किसी जो चाय पीने की जो सॉसर होती है उसको उल्टा रख दीजिए, उस तरीके का है। तो कॉर्नर एकदम एक्सट्रीम पे कोस्टल एरिया है, तो कोस्टल एरिया की वजह से यहाँ पे माइनिंग, फिशिंग, ये सब बिजनेस है। मतलब यहाँ से छोटे मछुआरे का बोट भी अगर आप देख लो तो 1-1.5 करोड़ का बोट होता है उसके पास। और जब वो फिशिंग के लिए जाते हैं 7 दिन को उसका 1-1.5 लाख का खर्चा होता है, 7 दिन पूरा रसाला कसाला लोगों को लेके जाने का। तो उस तरीके से आप थोड़ा बीच में आएंगे तो खेती बाड़ी है, और एकदम सेंटर में जब आप आएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि वाटर टेबल्स डाउन है, तो कास्टिंग आयरन, ये सब जो पानी की किल्लत, पानी जिसमें ज्यादा ना लगता हो, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेसेस है। और उसके साथ सर्विस सेक्टर जुड़ा हुआ है, सर्विस सेक्टर अब सब जगह फैल चुका है। तो पैसा ज्यादातर ये कोस्टल बेल्ट्स पे ज्यादा है, क्योंकि वहां पे एकदम नेचुरल रिसोर्सेज का पैसा है। फिशिंग भी नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल माइनिंग भी नेचुरल रिसोर्सेज है, और पैसा उस तरीके से कोस्टल एरियाज में मुंबई की तरह पर स्क्वायर फुट जमीन के दाम चलते हैं। जैसे पर मतलब वार जिसको बोलते हैं स्क्वायर मीटर, वैसा कोस्टल एरियाज में नहीं चलता है। तो उस तरीके की मतलब रिचनेस है लोगों की। सबसे बड़ी अगर मैं बोलूं सौराष्ट्र कच्छ रीजन की एक सबसे बड़ी होटल प्रॉपर्टी अगर मैं बोलूं तो वो द्वारका में 110 रूम की, मतलब पूरे सौराष्ट्र कच्छ के किसी शहर में नहीं है, राजकोट या जामनगर या भावनगर में, बल्कि वो द्वारका में, जो कि एक पिलग्रिम प्लेस है, तो हेमिंट्री प्रीमियर करके 110 रूम की प्रॉपर्टी, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी सौराष्ट्र कच्छ की। तो है ऐसा, मतलब उस तरीके की मतलब क्या बोले प्रॉस्पेरिटी है यहाँ पे। बिल्कुल। अच्छा हिमांशु जी, जीएसटी का बड़ा एकदम चर्चा है, जीएसटी का मुद्दा बड़ा विषय है, और गुजरात क्योंकि व्यवसायिक राज्य है और छोटे व्यापार से लेकर बड़े व्यापारी तक गुजरात के अंदर है। नोटबंदी और जीएसटी की अगर बात करें, जब मोरबी के आसपास श्रमिक एरिया, सारा श्रमिक इंडस्ट्री काफी बहुत आया था गुजरात के अंदर, और छोटे उसमें मजदूर भी काफी स्तर पर मजदूरी करते हैं। तो जीएसटी का, नोटबंदी का जो पिछले चुनाव में भी हमने देखा था, कहीं ना कहीं उसकी बातचीत हुई थी, उसका असर भी दिखा था विधानसभा चुनाव में। तो क्या इस बार भी वो विधानसभा चुनाव को कोई प्रभावित करना है क्या मुद्दा है, केवल कहने की बात रह गई है? देखिए जीएसटी
जिसका बिजनेस ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है उनको प्रॉब्लम नहीं है, समझ लीजिए। छोटे छोटे जो व्यापारी है जिनका मान लीजिए कि 25-30 लाख का टर्न हो रहा है तो उनको जीएसटी में दिक्कतें बिल्कुल आ रही है, लेकिन वो आपका वोटिंग परसेंटेज कितना है ये देखना पड़ेगा। तो मतलब मान लीजिए कि कोई बड़ा कारखाना है और जब उसको जीएसटी से लेके कोई किल्लत नहीं है, उसमें काम करने वाले मजदूरों को अगर वो बोलेंगे कि आप फला फला पार्टी को वोट कीजिए, तो ऑब्वियसली वो एक उस तरीके से वो एक वोट पुलर बनेंगे वो लोग। तो जीएसटी को लेके इतनी समस्याएं यहाँ पे नहीं है जितनी की होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग फ्रेटर्निटी जो है वो मतलब बैठ गई है अभी, उनको समझ आ रहा है कि ये बराबर है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। छोटे छोटे व्यापारी जो है, जो 20 लाख से नीचे का टर्नओवर है, उनके लिए तो जीएसटी है नहीं, बट जो 20 से मतलब ऊपर और 20 से 30 या 20 से 40 के बीच है, उनके लिए बड़ी समस्या है। तो वो या तो अपना धंधा श्रिंक करके 20 लाख लेवल पे आ गए हैं, या फिर वो उस जीएसटी का अमलवारी करके वो उस तरीके से अपना धंधा व्यवसाय चला रहे हैं दिक्कतों के बीच भी। क्योंकि ऐसा धंधा देखिए दुनिया में कहीं नहीं है। आपने उधारी में मान लीजिए ये चीज दी किसी को और उधारी पे आपको जीएसटी भरना पड़े, पैसा आना बाकी है, समझ लीजिए चीज मैंने बेची मान लीजिए 1000 रुपए में, 1000 रुपए के ऊपर अगर इसका 18% जीएसटी लगता है तो 18% जीएसटी मुझे पहले देना है, वो 1000 रुपया तो जब आएगा तब आएगा। तो ये दिक्कतें होती है, रिकवरी के लिए भी बंदे को जाना पड़ता है, तो ये दिक्कतें होती है। तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं लोगों के जहन में तो होगा, कहीं प्रभावित हो सकता है, उनके मन में पड़ सकता है। प्रभावित तो इतना नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रभावित इसलिए नहीं हो रहा है कि जो व्यापारी पॉपुलेशन जो होनी चाहिए वो उस तरीके से इतनी एक्टिव नहीं है। तो जैसे निर्मल जी आपने सुना हिमांशु जी को, उन्होंने बड़े विस्तार से वहाँ के बहुत सारी चीजें बताई, और जैसे कि आप भी चुनाव को देख रहे हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पूरा मतलब बड़े बड़े नेता बीजेपी के लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आज भी लगातार चुनाव प्रचार में विभिन्न क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जी वहां पर हैं। इसके साथ राहुल गांधी के मतलब एक दिन का इनका वहां पर कार्यक्रम रहा, और जो विपक्ष के बड़े नेता हैं उन्होंने गुजरात से कहीं ना कहीं दूरी बनाए रखी। इसके पीछे क्या सोच है, क्या नजरिया है विपक्षी नेताओं का कि उन्होंने गुजरात में जो राष्ट्रीय नेता हैं विपक्षी पार्टियों के, उन्होंने ज्यादा वहां पे दखल नहीं दिया और वहां की जो लोकल लीडरशिप है ज्यादा भरोसा किया उन्होंने, विपक्ष के नेताओं ने, विपक्षी दल है। तो क्या जो लोकल नेताओं पे भरोसा करना उनका कुछ सफल हो सकता है? नहीं, सफल नहीं होगा। और विपक्ष के पास विजन की कमी है। विपक्ष के पास अपना कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ आलोचना करके आप कोई चुनाव नहीं जीत सकते। और रही बात बीजेपी की, वो कहते हैं ना कि वो 7 दिन और 24 घंटे वो लोग उस पे इलेक्शन के मोड में रहते हैं। और वैसे भी ये गुजरात उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री वहीं से आते हैं, गृह मंत्री वहीं से आते हैं। यदि यहाँ पर ये पार्टी की हार हो जाती है तो बहुत ही संगीन मैसेज इस बीजेपी के लिए और केंद्र की सत्ता के लिए जाएगा। तो ऐसा वो किसी हाल में होने नहीं देंगे। अपनी तरफ से वो कोई कोर कसर उठा नहीं रखे। इसमें उनके हक में एक बात ये और जाती है कि विपक्ष जो है उस तरह से चुनाव नहीं लड़ रहा, उस ऑर्गेनाइज तरीके से जैसे उसे लड़ना चाहिए। और दूसरी बात ये, जो हमारी आप पार्टी है जिस तरह के वहां पर प्रलोभन दे रही है, जितना मैं इनके हिमांशु जी की बात से भी समझ पाया और वैसे भी थोड़ी बहुत समझता था कि वहां पर ये फ्री बीज जो होती है, ये मुफ्त की जो चीजें होती है, वहां की साइकी को ज्यादा प्रभावित नहीं करने वाली है। वहां की जो सोच है वो बिल्कुल डिफरेंट किस्म की है, और पूरे मुल्क के, पूरे देश के अलग और राज्यों के मुकाबले। तो मुझे नहीं लगता कि ये केजरीवाल फिलहाल तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ही गए, और वही पंजाब में उन्होंने किया था, और हो सकता है कि अगले चुनाव में वो कुछ आगे पहुंच जाए। तो फिलहाल मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि इसमें कोई बहुत बड़ा कोई परिवर्तन होने जा रहा है, जब तक अनलेस की कोई बीच में दूसरे चरण तक कोई गंभीर घटना हो जाए, कोई बात ऐसी हो जाए जो एकदम जनता आंदोलित हो जाए, तो उसके बारे में तो मैं कह नहीं सकता, ये तो गैस वर्क है। तो फिलहाल पर हिमांशु जी ने जिस तरह से सारी बातें बताई वो बड़ी कमाल की है, और मुझे बहुत कम से कम मेरे तो उसमें ज्ञान में काफी इजाफा हुआ, नई नई बातें पता लगी। बहुत अच्छा लगा हिमांशु जी आपसे मिलकर, थैंक यू। नहीं, हिमांशु जी का व्यक्तित्व वास्तव में बड़ा एकदम से बहुमुखी प्रतिभा वाला है, और इनके अंदर इतनी सारी विशेषताएं कि हर विषय पर बड़ी पकड़ है इनकी, और हर मुद्दे को बड़ा बारीकी से इनका अध्ययन है। यही हिमांशु जी को एक अलग पहचान मैंने भी मेरठ के इवनिंग पेपर में बहुत दिन काम किया, और उनकी जो अंग्रेजी में टेलीप्रिंटर में खबरें आती थी उससे मैं हिंदी में किया करता था। ये जिंदगी के शुरुआती दिनों की बात है। बाद में तो मैं सरकार में अफसर था, बाद में स्थिति अलग हो गई थी।
और सुनील शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी मैं संवाद इंडिया के मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और सुनील शुक्ला जी की पहचान जाने माने पत्रकार है और उनकी जो बहुत ही सार्थक विश्लेषण और निष्पक्ष विश्लेषण के तौर पर वह जाने जाते हैं, उनकी विशेष संवाद इंडिया मंच का अभिनंदन करता हूँ। और चर्चा सुनील जी की थोड़ा देर से जुड़े, हिमांशु जी से और निर्मल जी से हमारी गुजरात चुनाव में जो मतदान हो रहा है उसके संदर्भ में ही हो रही थी, और जिस तरह से वहां मतदाताओं का क्या रुख है, क्या रुझान है, उससे क्या समझा जा सकता है, कितना प्रतिशत की संभावना है, चुनाव कितने प्रतिशत हो सकता है, तो इन सब संभावनाओं पर विचार किया जा रहा था। तो आप से शुरुआत, क्योंकि थोड़ा देर से जुड़े हैं, तो सीधा मैं आपके पास ही आता हूँ कि जिस तरह से गुजरात का वर्तमान आज का पोल हो रहा है, उसमें आप क्या देख रहे हैं, क्या संभावनाएं आप देख रहे हैं, मतदाताओं की जो मानसिकता कुछ पढ़ पा रहे हैं क्या आप सुनील जी? धन्यवाद प्रशांत जी। अब ये पहले चरण का मतदान है। इस चरण में भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जो उसको नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए पूरा जितने उसकी अपनी क्षमता थी उसने लगा रखा था। बड़े व्यापक पैमाने पर प्रचार अभियान चलाया गया। हमारे ख्याल से ये पहली बार हुआ होगा कि प्रधानमंत्री जी किसी जिले में 2 सभाएं किए हों। वह अपनी राजनीतिक ख्याति को बचाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रयास छोड़ा नहीं है। कांग्रेस के सामने ये चुनौती है कि जो 2017 में उसको जन समर्थन मिला था कच्छ और सौराष्ट्र के इलाके में, वह उसको कितना बचा पाती है। कई ऐसे जिले रहे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुला। यह एक बड़ी चुनौती अभी भी भारतीय जनता पार्टी के सामने है। जो मतदाता शांत हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, यह सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों के लिए चिंता का विषय है। मेरा मानना यह है कि अगर मतदान का प्रतिशत कम होता है तो यह बेचैनी दोनों पक्षों में रहेगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता बचा पाएगी कि नहीं बचा पाएगी, विपक्ष आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, यह कम मतदान होने पर इस बात को कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर मतदान का प्रतिशत बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि नाराज व्यक्ति की सक्रियता बहुत होती है, वो घर से निकलता है, अपनी बात कहता है, अपनी बात को कहने की कोशिश करता है, तो अगर मतदान का प्रतिशत अप्रत्याशित रहा, ज्यादा से ज्यादा मतदान हुआ, तो वह एक बड़ी चुनौती हो जाएगी सत्तारूढ़ दल के लिए। तो अंतिम देखा जाए क्या मतदान की स्थिति होती है। हालांकि मतदान तो शुरुआत के समय में जो मैंने जानकारी की थी बड़ा डल प्रतिशत था, लोग बहुत कम आ रहे थे। दिन में मैं इसको फॉलो नहीं कर पाएगी क्या स्थिति है, हिमांशु जी बताएंगे कि इस समय क्या स्थिति है वहां पर। अब तो बहुत अंतिम चरण में मतदान होगा, कुछ समय बंद होने वाला होगा वो, तो क्या हालात है। लेकिन अगर ज्यादा मतदान हुआ तो यह निश्चित रूप से सत्तारूढ़ दल के लिए एक खतरे की घंटी होगी। जो कम मतदान की स्थिति में तो दोनों डरे रहेंगे। कितना मतदान हुआ है, कैसी स्थितियां रही हैं इन इलाकों में, ये तो हिमांशु जी बता पाएंगे। मैं अभी खत्म हो गया है, मतलब मतदान खत्म कर दिया गया है और करीबन 60 से 65% तक का टर्न अराउंड हुआ है, ऐसी बात आ रही है। तो मतलब पिछले 2017 के मुकाबले हालांकि पॉपुलेशन बढ़ी है 14%, बट मतदान जो है वो करीबन 5% कम हुआ है सौराष्ट्र कच्छ में। तो 69 जो गुजरात की एवरेज थी, तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि सेंट्रल और नॉर्थ गुजरात में कितना होता है, तब जाके हम कुछ एक एवरेज के बारे में बात कर पाएंगे 5 तारीख को। इतना व्यापक प्रचार होने के बाद भी अगर पिछले 2017 के मुकाबले मतदान का प्रतिशत कम, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों ने बहुत जबरदस्त प्रचार अभियान चलाया और विपक्ष की तुलना में सत्तारूढ़ दल ने ज्यादा प्रभावित प्रचार अभियान चलाया। उनके पास संगठन ही बहुत है, लेकिन इसके बावजूद मतदान का प्रतिशत नहीं बढ़ा तो चिंता का विषय है। हाँ, तो आज क्या हुआ है कि बहुत जगहों से ईवीएम खराब होने की खबरें आई थी, तो उसका रिप्लेसमेंट जब हो रहा था तब कोई शायद मतदाता वो चले गए होंगे नाराज होकर या जो भी है, या उनके पास वक्त नहीं होगा। तो ये खबरें बहुत जगह से आई थी कि ईवीएम कई जगहों पे खराब थे, खामी वाले थे। तो मुझे लगता है तंत्र ने इसमें क्या किया, कैसे किया, रिप्लेस तो किए ईवीएम, लेकिन वो मतदाता जो चला जाता है वो वापस भी पोलिंग बूथ तक नहीं आता है। तो मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और खास करके शादियां हैं, आज बहुत सारी शादियां हैं गुजरात में, तो शादियों की वजह से भी शायद लोग मतलब अपने उसमें फैमिली फंक्शंस में बिजी रहे होंगे, तो उसके वजह से भी शायद टर्न अराउंड कम होने की संभावना है।
ईवीएम में हिमांशु जी हिमांशु खराबी जी क्या 10-15% ईवीएम की खराबी की शिकायतें हर चुनाव में होती हैं। हाँ, कोई भी ऐसा और चुनाव ये कोई ऐसा starting में चुनाव आई किसी थी। राज्य में नहीं हुआ जहां ईवीएम खराब होने की शिकायत 10-15% की शिकायत रहती ही रहती है। रहती वो रहती है, इलेक्ट्रॉनिक बिल्कुल। चीज है, एक मशीनरी है, तो उसमें होगी होगी और होगी वो होगी। रिप्लेसमेंट हो जाता है स्वाभाविक बात है। जी। लेकिन यह है कि अन्य कोई कारण, अगर मतलब शादी ब्याह भी एक सामाजिक कारण होता है जिसकी वजह से लोग कम मतदान हाँ। करने के लिए निकलते हैं। और वो बाकी किसी विंटर के सीजन है, बाकी विंटर हाँ। सीजन है, लोग यहाँ पे सौराष्ट्र का जो इलाका है वहाँ पे लोग ज्यादातर खा पी के दोपहर को सो जाते हैं, तो फिर वो भी एक फैक्टर रहता है कि उठ के जाए ना जाए, थोड़ा ठंडी का माहौल है, तो ये सब रहता है। अच्छा हिमांशु जी, एक बात और पूछना चाहता हूं मैं, जैसे कि आपने पिछली बार अपना बताया था कि 50-55 लाख युवा मतदाता हैं जो नई पीढ़ी के मतदाता है, क्या वो जो पीढ़ी है वो मतदान के प्रति कुछ उत्साहित नजर आई या सामान्य ही नहीं, परिपाटी के यंग वोटर्स बहुत देखने को मिले हैं, और जैसे मैंने बोला मिक्स बैग ऑफ रिएक्शन था कि कई लोग प्रगति और विकास की राजनीति को अपना मत देना चाहते थे, कई लोग मतलब परिवर्तन को मत देना चाहते थे, और कई लोग जो है वो मतलब जिस तरीके से एक बेसिक्स की जो बात थी और जिस तरीके से चला था 17 सालों से, उस मुद्दे को मत देना चाहते थे। प्रशांत जी, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा 5:15 बजे दूसरा लाइव है, तो मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूंगा आपकी पूरी पैनल से। जी शुक्रिया। जी 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 शुक्रिया शुक्रिया हिमांशु, शुक्रिया हिमांशु जी का, क्योंकि ऑलरेडी दूसरी जगह भी एंगेजमेंट है उनका, 5:15 से मुझसे कह रहे थे वो, तो इसलिए 4:30 का उन्होंने टाइम हमारे लिए दिया था, और 4:30 से हम लोग अपना ऐसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, सुनील जी के साथ चर्चा बढ़ाते हैं आगे। तो फोन पे इतने मैं निर्मल जी के पास आता हूँ। निर्मल जी, जैसे कि आपने सुना हिमांशु जी को, और उनका युवा पीढ़ी जो पहली बार मतदान कर रही है वह उत्साहित नजर आई है, और मिक्स उन्होंने बताया कि किस तरह से मतदाताओं में एक मिश्रित प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। तो ये मिश्रित प्रतिक्रिया है, यह क्या दर्शा रही है, इसके पीछे क्या संकेत है, क्या हम समझ पा रहे हैं हिमांशु जी की बातों से? निर्मल जी। देखिए, जब वोट का प्रतिशत सामने आएगा तभी इस बारे में कुछ कहा जा सकता है। खाली उत्साह से कुछ नहीं होता जब तक कि लोग जाके बूथ पे अपने हक में या किसी भी पार्टी के पक्ष में अपना बटन दबा नहीं आते। देखिए होता क्या है, बहुत सी बार शोर शराबा, हाय तौबा, और वो तो खूब दिखाई देती है। अल्टीमेटली जब पोलिंग का समय आता है तो उतने लोग बूथ तक नहीं पहुंचते, और बीजेपी ये काम कर लेती है, उसका बूथ मैनेजमेंट और पार्टियों से बेटर है। तो मुझे ये नहीं मालूम ठीक से कि इस बार जैसे मिक्स्ड वाली बात है, ये तो बात पक्की है कि भाई त्रिकोणीय चुनाव है, इसमें आसानी से आप कोई अंदाजा लगा नहीं सकते। और वैसे भी यहाँ बैठे बैठे जो सूचनाएं हमारे पास है, एक तरह से देखा जाए सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन है, वो हिमांशु वहीं पे है, उनको शायद हमसे बेटर पता होगा। पर ये वोटिंग परसेंटेज, मैं तो पहले भी कह रहा था कि मुझे नहीं लग रहा कि 70 को पार करने वाला है, क्योंकि जब 48% 3 बजे तक था तो अचानक से बढ़ के कैसे 70% हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। और दरअसल होता क्या है, इसमें नियम ये है कि जब मशीनें खराब हो जाने से, मान लो आधा घंटे मशीन खराब रही, तो आधा घंटे का एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है। इसमें तरीका ये होता है कि जितने लोग 5 बजे तक बूथ पे पहुंच जाएंगे, उनको सबसे आखिरी आदमी जो वहां पे होगा, वहां से पर्ची बांटी जाती है, उसको 1 नंबर दिया जाता है और फिर वो आगे बढ़ा जाता है। ये एक मैकेनिज्म है, ये एक तरीका है, और इसी तरह से वोट पड़ते हैं। फिर वो वोट जितने भी होंगे, चाहे वो 100 हो, चाहे 150 हो या 200 हो, सबके वोट पड़ेंगे। और चाहे वो फिर 7 बजे, फिर चाहे वो 8 बजे, जितने लोग 5 बजे तक बूथ प्रेमिसेस में पहुंच गए, उनके वोट पड़ते हैं। और इसके अलावा पर ये टाइम का एक्सटेंशन, जैसे पहले क्रिकेट मैच में या हॉकी मैच में होता है ना कि इंजरी टाइम दे दिया जाता है, ऐसा इलेक्शन में कोई ऐसा प्रावधान है नहीं। जी 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 जहाँ पर बताया कि जो आपने बताया कि क्या प्रक्रिया है कि जो उसके अंदर आगे मतदान केंद्र के अंदर जो वो 5 बजे तक आ गए, उनका मतदान तो निश्चित हो गया है कि वो उनका मतदान जरूर होगा, चाहे उसमें समय कितना लग जाए। तो मैं सुनील जी के पास आता हूँ। सुनील, जैसे जी ने वहाँ के बारे में बताया था कि किस तरह से लोग वहाँ सोच रहे हैं, और उन्होंने मतदान का जो अनुमान है लगभग बताया था किस तरह से मतदान हो सकता है, और साथ ही उन्होंने कुछ वहाँ के सामाजिक समीकरण की तरफ इशारा किया था, किस तरह के वहाँ के जो दिनचर्या है लोगों की, किस तरह से वो लोग अपना शांत स्वभाव के एक दिनचर्या व्यतीत करने वाले लोग हैं। तो सुनील जी, जैसा आपने राजनीति, गुजरात की जो राजनीति वर्तमान की हम देख रहे हैं, 3 जगह वो कहीं ना कहीं बट रही है, प्रभावित हो रही है, और क्या आम आदमी पार्टी क्या इतना अपना असर डाल पाएगी कि वो बीजेपी कांग्रेस की जो राजनीति उसको प्रभावित करने की क्षमता आम आदमी पार्टी के अंदर आप देख रहे हैं, या केवल शोर मचाने तक ही आम आदमी पार्टी का प्रचार सीमित है? देखिए, पहले चरण में जहां मतदान हुआ है आज, उन इलाकों में तो आम आदमी पार्टी का असर कहीं नहीं है।
कुछ केवल राजकोट में है। राजकोट गुजरात के 8 बड़े महानगरों में से एक है और वहाँ है। और इसलिए भी है कि इनके आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और जिनको इन्होंने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है वो दोनों उसी इलाके वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस जगह पे आप दिख सकता है। लेकिन चुनाव के ठीक पहले राजकोट के एक बड़े नेता राजगुरु ने छोड़ दिया आम आदमी पार्टी को और चले गए, ज्वाइन कर लिया उन्होंने कांग्रेस। तो ये बड़ा झटका इनको लगा। तो इक्का दुक्का स्थानों को छोड़ करके आम आदमी पार्टी सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके में कहीं नहीं है। ये आप इधर आप आएंगे दक्षिण गुजरात में, तो इस इलाके में सूरत के इलाके में, सूरत शहर में नगर निगम के इलाके में आम आदमी पार्टी का असर है। आम आदमी पार्टी ने नगर निगम के चुनाव में लगभग 22% वोट भी पाए थे। 20-22 इनके पार्षद भी जीत करके चले आए थे वहां। तो उस शहरी इलाकों में है, ग्रामीण इलाकों में नहीं। मेरी अपनी समझ है कि ग्रामीण इलाकों में आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है वहां। और बड़े पैमाने पर जो संघर्ष है वह मतलब जो चुनावी संघर्ष है वह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही है। आम आदमी पार्टी इसलिए भी नहीं है कि संगठन के स्तर पे बहुत मजबूत नहीं है। ये अपना संगठन पिछले 5 साल भी नहीं, क्योंकि 2017 का भी चुनाव लड़ी थी और इन्होंने ये अपना कोई संगठन नहीं खड़ा कर पाए। लोगों में इस बात को लेकर के संदेह है कि एक कमजोर संगठन होने और समर्पित कार्यकर्ताओं के अभाव, एक कुशल नेतृत्व वाले नेताओं के अभाव के कारण गुजरात में आम आदमी पार्टी वैकल्पिक सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आ सकती है। वह संगठन ही आगे पास नहीं है। दूसरी चीज कि आम आदमी पार्टी कोई वैकल्पिक सत्ता व्यवस्था बनाने को लेकर के लोगों को विश्वास में लेने में मुझे लगता है कि सफल नहीं हो पाई, क्योंकि आते आते वही हिंदुत्व का एजेंडा इसका भी हो गया जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। तो वह विश्वास भी ये लोग नहीं पाए। जो सत्ता प्रतिष्ठान से असंतुष्ट लोग हैं उनका भी विश्वास आप हासिल नहीं कर पाए। तीसरी चीज कि मुझे अल्पसंख्यकों के मुद्दों को लेकर के जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने एक दूरी बना करके रखी, उस विषय पर कुछ बोला ही नहीं। तो वह उसमें से जो लोग सत्ता प्रतिष्ठान से असंतुष्ट हैं या नाराज हो सकते थे और वह एक विकल्प की तलाश कर सकते थे, उनको भी आम आदमी पार्टी आकर्षित नहीं कर पाई। किसानों के मुद्दों को भी इन्होंने उस तरह से संदर्भित नहीं किया। और तो कुल मिलाकर के यह शहरी पार्टी बन के रह गई। और शहरी इलाकों में भी जो जैसे बड़े शहर हैं, सूरत है, अहमदाबाद है, राजकोट है, इन जगहों तक ये सीमित बन के रह गई। मतलब भावनगर, सुरेंद्रनगर जैसे इलाके में भी इनका कोई असर नहीं हो पाया जिस उम्मीद को अगर ये पाले रहे होंगे। तो मेरी अपनी समझ है, जो स्थानीय स्तर पे मैंने सूचनाएं मैंने एकत्रित की, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि मुख्य संघर्ष भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही है। कांग्रेस के सामने स्थिति है कि 2017 में उसको जो व्यापक जन समर्थन मिला था उसको बचा के रखे और कुछ अपने साथ और नए लोगों को ऐड करे। और बीजेपी के साथ यह है कि वह जो 2017 की खोई हुई जन समर्थन है उसको वापस अपने फोल्ड में ले आए, जो उसको नुकसान हुआ था सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके में, उसकी वो भरपाई कर सके। अब इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत व्यापक प्रचार अभियान चलाया। और देखिए अंत में आता है राजकोट में 2 बार जनसभाएं की प्रधानमंत्री जी ने, वहां रात को रुक करके लोगों से उन्होंने बात करने की कोशिश की। मतलब एक भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने के लिए जो भी भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी, उसका नेतृत्व कर सकता था, उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। बीजेपी कांग्रेस ने भी उसी तरह से किया। इसी इलाके में प्रथम चरण के मतदान वाले इलाकों में पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सभाएं की और अपनी पद यात्रा पे चल रहे राहुल गांधी ने भी सभाएं की। छत्तीसगढ़ के और राजस्थान के तो मुख्यमंत्री वहां प्रभारी ही हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी वहां सभाएं की और जो अन्य दूसरे पार्टी का इनके नेता हैं उन लोगों ने भी जनसभाएं किया। और छोटी छोटी सभाओं के माध्यम से भी कांग्रेस ने अपने आप को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की और सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने का प्रयास किया। लेकिन अब वो मुख्य आवश्यकता होती है कि मतदान केंद्रों तक जो मतदाता है उनको पहुंचाया जाए। और उसमें अगर मतदान कम होता है, हालांकि अगर 65% से ज्यादा मतदान है तो उसको बहुत कम भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन और ज्यादा मतदान होना चाहिए था। तो लगता कि दोनों जो तीनों पार्टियां जो प्रचार की हैं उसका असर दिखता। अब ग्रामीण क्षेत्रों में कितना मतदान हुआ है ये भी देखने की बात होगी। शहरी इलाकों में तो आमतौर पर मतदान कम ही होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अगर ज्यादा मतदान हुआ है तो भी एक उल्लेखनीय बिंदु होगा ये। और जो राजनीतिक विश्लेषक होंगे उनके लिए एक विचार का विषय हो सकता है। जी प्रशांत जी।
जी जी जी, बहुत सही, आपने बड़े विस्तार से इसका वर्णन किया। और जो आपने इंगित किया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के मतदान को आपने विशेष रूप से इंगित किया कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा होता है और शहरी क्षेत्र में कम होता है तो ये भी कहीं ना कहीं राजनीतिक संकेतों को दर्शाने का काम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव की तरफ हम चलते हैं और निर्मल जी मैं टिप्पणी चाहूंगा, उसके बाद में कंक्लूड के लिए सुनील जी के बाद वापस आऊंगा। निर्मल जी, जैसे आपने सुनील जी को सुना अभी कि उन्होंने काफी विस्तार से पूरी जो इस समय राजनीतिक एक माहौल है गुजरात का उसको कहीं ना कहीं वर्णन किया उन्होंने। आप क्या समझते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी का उन्होंने उल्लेख किया, कुछ शहरों में को छोड़कर पूरे गुजरात में उनका प्रभाव है देख रहे हैं, तो आपका क्या नजरिया कि सूरत तो उनका ने एक सफलता दी थी गुजरात में आम आदमी पार्टी को सूरत ने, क्या जो वहाँ की जो उनकी सफलता है क्या उसे मेंटेन कर सकते हैं आम आदमी पार्टी? क्योंकि जिस तरह से बातचीत आ रही है सामने निकल, उसमें ऐसा लगता है कि भाजपा और कांग्रेस के मध्य ही यह मुकाबला कहीं ना कहीं केंद्रित हो जाएगा। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की स्थिति आप कितनी प्रतिशत तक देख पा रहे हैं? भाई मेरे ये शुक्ला जी ने जो कहा है उससे मेरी 100% सहमति है। यही है कि आपका कोई खास वजूद कुछ है नहीं, और ये मोर और लेस ये जो है सब पूरा संघर्ष जो है वो दो पार्टियों के बीच में ही होना है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। और पर यहाँ पर एज जो है बीजेपी को है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं फिर दोहराता हूँ कि एज बीजेपी को है, क्योंकि उनके पास हर हालत में कांग्रेस से बेहतर संगठन है और उन लोगों के पास संसाधन भी कांग्रेस से बहुत ज्यादा है। और सबसे उसकी बड़ी बात यह है कि उनकी पूरी साख, ये वह केंद्रीय सत्ता की भी साख दांव पे लगी है। तो ये कोई तो समझ लीजिए कि वो कोई कसर इसमें छोड़ कर रखने वाले नहीं है, और वो कर भी रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि वो एक ही जिले में प्रधानमंत्री पहले दो बार गए, रात को रुके, लोगों से बात करने की कोशिश करी। तो एक प्रधानमंत्री रहते हुए इससे अधिक कोई कर भी कर सकता है। और वहां पे जो अमित शाह के बारे में भी ज्यादा मुझे मालूम चला है, पता लगा है कि वो भी लगातार वहां पर एकदम व्यापक प्रचार में, और जो उनकी तेज तर्रार शैली है उसी में प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो चुनाव है इसमें जब यदि 70% को पार नहीं कर रहा है, और ये तो बात ठीक है कि ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में इन दोनों के बीच में देखना पड़ेगा क्या हुआ है। यदि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है तो ये तो समझ लीजिए कि वो जो इन्हीं लोगों में गुस्सा है भी, तो उसके मैनिफेस्टेशन के लिए लोग मुझे लगता नहीं कि बूथों तक पहुंचे। और वैसे भी मैंने, जैसे कि हिमांशु जी ने बताया भी था, कि वहां के व्यापारियों की सोच और देश के व्यापारियों से थोड़ी सी अलग किस्म की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां एक गुजरात में एक और बड़ी मजेदार चीज मैंने देखी है कि वहां पर कर्मचारियों में, यानी काम करने वर्कर्स के और मालिकों के बीच में रिलेशनशिप कमोबेश काफी कॉर्डियल रहती है। वो लोग एक साथ बैठ के खाना तक खा लेते हैं, ऐसा मैंने अपनी आंख से देखा है। तो अब यदि 2-4 साल में स्थितियां चीजें बदल गई हो तो मुझे नहीं पता, पर इस जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो यही है कि जैसे सूरत में हीरे के व्यापारी हैं और उनके काम करने वाले कारीगर भी हैं, सब लोग अखबार बिछा के, वहां पर यही तरीका है, अखबार बिछा के जमीन पे बैठते हैं और बड़े बड़े टिफिन उनके घरों से आते हैं और उसमें बैठ के सब लोग जो है साथ में, जो इनके मुनीम और इनके लाला सब खाना साथ खा लेते हैं। और ये बनियों के कल्चर भी है और वहां पे ज्यादा है ये गुजरात में। तो मेरे ख्याल से आपका कोई खास असर इस चुनाव में पड़ने वाला नहीं है। दोनों के बीच में सीधा संघर्ष होगा और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा ये तो सिर्फ शुक्ला जी, हाँ, ये सब लोग बता सकते हैं, मेरा ज्यादा ना जानी। जी जी जी, कार्यक्रम के अंतिम दौर पे हमें, और मैं सुनील जी के पास आता हूँ। जैसे कि आपने सुना कि निर्मल जी ने किस तरह से बताई बात, और मेरा ये इसमें जो प्रश्न है ये है कि जिस तरह से बीजेपी की रणनीति रही है, तमाम संसाधन है, बहुत बड़ी पार्टी है, कहा जाता है कि सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है, उसके बाद भी हम देखें तो प्रचार पूरा एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक सीमित रहता है। वही पूरे चुनाव को अपने कंधों पर आगे लेकर आगे बढ़ने की हमेशा प्रयास में रहते हैं, वो पूरी उनकी मेहनत रहती है। ऐसे में अगर विपक्ष की राजनीति को देखें, कांग्रेस को देखें, तो कांग्रेस की रणनीति सीधी हमें इस चुनाव में दिखाई दी कि किसी भी तरह से यह चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस कांग्रेस या राहुल गांधी ना बन पाए। और ऐसे में लगता है कांग्रेस सफल भी रही है कि किसी भी तरह कोई ऐसा मुद्दा सामने नहीं आया जिसमें कि दोनों व्यक्तित्वों का आमना सामना राजनीतिक तौर पर वहां पे खड़ा हो जाए, ऐसा कोई मुद्दा खड़ा हो जाए। इसके पीछे क्या रणनीति रही है, आप क्या सोचते हैं, आपका क्या इसमें दृष्टिकोण है, सुनील जी?
मोदी जी गुजरात में बहुत ही सम्मान के साथ देखे जाते हैं, चाहे उनका विरोधी हो चाहे उनका समर्थक हो। और गुजरात का आम आदमी उनके साथ अपने गौरव भी महसूस करता है। राजनीति में निश्चित रूप से आपके समर्थक भी होंगे, आपके विरोधी भी होंगे। तो अगर आप मोदी जी पर कोई व्यक्तिगत हमला करते हैं तो उसका संदेश बड़ा लोगों के बीच में अच्छा नहीं जाता, उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। व्यक्तित्व की लड़ाई में अगर आप करेंगे तो जिस राज्य में एक व्यक्ति बहुत ही प्रसिद्ध हो, जनता एक एक आदमी के बीच में उसका नाम जाना जाता हो, लोग आदर के साथ उनको याद करते हैं और अपने बीच का आदमी मानते हो, उनके मुकाबले कोई भी आ जाए, अगर व्यक्तित्व की लड़ाई होने लगेगी तो सामने वाला आदमी वो मुकाम हासिल नहीं कर सकता जो उस स्थानीय व्यक्ति को हासिल है। तो मोदी जी के साथ है कि मोदी जी गुजरात के लिए बहुत पॉपुलर व्यक्ति है, लोकप्रिय व्यक्ति है, लोग उनको आदर के साथ देखते हैं और उनके सम्मान के साथ अपने को जोड़ के देखते हैं। यह व्यक्तिगत बात है। जहां तक राजनीतिक बात है, उसी राज्य में इतने पॉपुलरिटी के बावजूद भी माने कांग्रेस और बीजेपी में मतों का अंतर कोई जमीन आसमान का नहीं है, मामूली सा अंतर है। यानी कि उनके विरोधी भी हैं वहां, राजनीतिक विरोधी है, राजनीतिक स्तर पर उनका विरोध करते हैं, लेकिन अगर मान सम्मान की बात आती है तो वह भी आदर करते हैं, उनके विरोधी भी मोदी जी का गुजरात में बहुत आदर करते हैं लोग। इसीलिए बीजेपी कांग्रेस का यह हमें इस चुनाव में यह कोशिश रही कि दो व्यक्तित्वों की लड़ाई न होने पाए, दो पार्टियां लड़े, बीजेपी लड़े, कांग्रेस लड़े। और इसको उन्होंने बाकायदे इस रणनीति को एक अंजाम भी दिया कि गुजरात की धरती पर पहुंच करके व्यक्तित्व की लड़ाई नहीं बनने पाई और बीजेपी और कांग्रेस राजनीतिक लड़ाई लड़ते रहे। और कांग्रेस संसाधनों के मामले में तो कांग्रेस कहीं ठहरती नहीं है किसी राज्य में, गुजरात क्या किसी राज्य में नहीं ठहरती। यहाँ तक कि जिस राज्य में उसकी सरकार है वहां भी बीजेपी के मुकाबले उसके संसाधन उतने नहीं है जितने बीजेपी के पास है। तो बीजेपी के पास संसाधन तो बहुत है, लेकिन और उसका असर भी दिखता है, कारगर वो दिखाई पड़ता है। उनके कार्यक्रमों को देख लीजिए आप, जनसभाओं को देख लीजिए, रैलियों को देख लीजिए, सभी में वो चीजें दिखती भी हैं। लेकिन कम संसाधन होने के बावजूद भी अगर आपके पास जन समर्थन है, लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके साथ अपने को जोड़ के देखते हैं, तो अभी बड़ी ताकत होती है, जो कांग्रेस ने दिखाया भी। जो उनकी परिवर्तन यात्राएं निकली, जो उनकी सभाएं हुई, चाहे राहुल गांधी की सभाएं हों, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की सभाएं हों, चाहे अन्य नेताओं की सभाएं, लोग आए सुनने के लिए, उनको आए और उनकी बातों को सुना। तो कांग्रेस ने जो तरीका अपनाया वही तरीका हो सकता था कि अगर आपके पास बड़ी बड़ी रैलियां करने के लिए नहीं है तो छोटी छोटी सभाओं में स्थानीय नेता लोगों के बीच में जाए, जो करते रहे, किया भी उन्होंने। अब वह मतदान केंद्रों तक अपने मतदाताओं को कितना पहुंचा पाए होंगे ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या स्थिति बनती है। और जो मतदान का प्रतिशत दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं दावे के साथ कि यह किसके मतदाता है। सत्ता को बनाए रखने वाले यथास्थितिवादी हैं या परिवर्तन लाने वाले विरोधी लोग हैं, या इसके बारे में आप अभी से कुछ कहना मुश्किल होगा। जो लोग वहां हैं, कुछ लोगों से बातचीत किए होंगे, वो बातें अलग हैं, तो आने वाला दिन बताएगा। लेकिन जो मतदान का प्रतिशत अभी है वो अगर पिछले बार के तुलना में कम मतदान हुआ, मतदाताओं की संख्या के बढ़ने के बावजूद, तो यह दोनों के लिए चिंता का विषय है। जो परिवर्तन चाहते हैं वो उनके लिए भी, और जो यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं उनके लिए भी। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि मतदान का प्रतिशत कम होने से लोकतंत्र का जो उत्सव है वह भी कहीं ना कहीं कमजोर होता है। इसलिए हमारा भी समाज इंडिया के मंच से अपील है कि लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और जो अवसर मिलता है अपने मन की सरकार चुनने का, उसके अधिकार का पूरा उपयोग करें और अपने मन की सरकार को चुनें। और जैसे सुनील जी ने बहुत अच्छी तरीके से विश्लेषण किया पूरे विषय का, पूरे गुजरात के प्रथम चरण के मतदान का, निर्मल जी ने भी बहुत अच्छा विश्लेषण किया, हमारे दर्शकों को जानकारी उपलब्ध कराई। और हिमांशु जी, क्योंकि उन पे दूसरी जगह उनका एंगेजमेंट थे, तो उन्होंने भी जो अपना समय हमें दिया उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही हमारे जो अतिथि हैं संवाद इंडिया के मंच पर, उनका मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ सुनील शुक्ला जी का। उन्होंने भी अपने व्यस्त समय से हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, तो उनका भी मैं पुनः धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही निर्मल जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भी हमारे समाज इंडिया के मंच के दर्शकों के लिए अपना समय दिया। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आज विश्लेषण प्रथम चरण के मतदान का हमारे अतिथियों ने किया वह हमारे दर्शकों को जरूर पसंद आएगा। और मैं अपने सभी दर्शकों से आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर अपना अमूल्य समर्थन हमारे साथ हमेशा बनाए रखें। इस साथ इस चर्चा को विराम देते हैं और आप सभी का पुनः धन्यवाद, पुनः अभिवादन।